नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरसा श्रीवास्तव। करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के बेलतरा में हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां पीएम मोदी की सभा में शामिल होने जा रहे अंबिकापुर जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बस ट्रेलर से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 घायल हो गए। बस में कुल 40 बीजेपी कार्यकर्ता सवार थे। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 3 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी लोग अंबिकापुर से पीएम की सभा में शामिल होने रायपुर जा रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि बस का अधिकांश हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर पहुंची बचाव टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत बस से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। भारी बारिश के बीच ड्राइवर को झपकी आने से हादसा होने की आशंका है। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में पहुंचे हैं। रैली से पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के 33 किलोमीटर लंबे रायपुर कोडेबोड़ खंड के 4 लेन NH 130 और 53 किलोमीटर लंबे रायपुर कोडेबोड़ खंड के 4 लेन NH 130 के 53 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले बिलासपुर पथरापाली खंड को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं और आधारशिला इसकी रख रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को 75 लाख कार्डों के वितरण की भी शुरुआत कर रहे हैं और अंतागढ़ यानी कि कांकेर जिले से रायपुर के लिए एक नई ट्रेन को भी हरी झंडी पीएम दिखाएंगे। इसके बाद पीएम उसी स्थान पर एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करेंगे। तो आपको बताते चले, पीएम मोदी की सभा के लिए बीजेपी कार्यकर्ता जा रहे थे। इसी दौरान बड़ा हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा, प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज के लिए निर्देश दिए गए हैं। हम सब उनके परिवारों के साथ इस कठिन समय में खड़ी हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई है। वहीं अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृतकों के परिवारजनों को सहायता राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने आ रही बस की दुर्घटनाग्रस्त में मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा करता हूं। प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। हम सब उनके परिवारों के साथ हैं, इस कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से पहले बिलासपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की बस बेलतरा के पास हाईवे में खड़े ट्रेलर से जा टकराई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई। हादसा इतना तेज हुआ था कि 2 कार्यकर्ताओं की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को रतनपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। यूसीसी पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के नागरिक यूसीसी के लिए तैयार नहीं हो सकते। तो आपको बताते चले कि टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है यूसीसी को लेकर। उन्होंने कहा है कि अभी लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं और यूसीसी को लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और यूसीसी को लागू करने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी इसको तैयार कर रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले मानसून सत्र में भी ये यूसीसी को बिल की तरह पेश कर सकते हैं और संभावना जताई जा रही है कि ये पारित भी हो जाएगा। और साथ ही साथ उत्तराखंड में इसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। पूरी कोशिश की जा रही है कि यूसीसी का जो है पेश कर दिया जाए और उसे पास करा दिया जाए, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। उसी को लेकर यूसीसी के लिए लोग अभी तैयार नहीं है, लोग तैयार नहीं हो सकते हैं। इस तरीके के बयान छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने दिया है। टीएस सिंहदेव ने कहा है
कि जिस तरीके से बीजेपी यूसीसी को लागू करने की कोशिश कर रही है, लोग अभी उसके लिए तैयार नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने घोषणा की है कि चंद्रयान-3 मिशन का प्रक्षेपण 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा और इसके लैंडर के चंद्रमा की सतह पर 23 या 24 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन है, जिसके चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की संपूर्ण क्षमता प्रदर्शन करने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि चंद्रयान-2 मिशन के दौरान लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता नहीं मिल पाई थी और इस लिहाज से चंद्रयान-3 मिशन को भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान, जिसे LVM-3 यानी कि प्रक्षेपण यान मार्क 3 पहले GSLV Mk3 के रूप में जाना जाता था, उसे प्रक्षेपित किया जाएगा। ये 3 मॉड्यूल प्रणोदन, लैंडर और रोवर का एक संयोजन है। रोवर चंद्र सतह का अध्ययन करेगा और ये लैंडर के अंदर लगा है। इसरो ने ट्वीट किया है, चंद्रयान-3 LVM-3 M4 चंद्रयान-3 मिशन के प्रक्षेपण की घोषणा अब 14 जुलाई 2023 को 2:30 बजे SGSC यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया है। इस बीच अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-3 मिशन के तहत इसरो 23 अगस्त या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। इसरो अधिकारियों ने कहा है कि लैंडर का मिशन काल एक चंद्र दिवस होगा, जो पृथ्वी के 4 दिन के बराबर है। उन्होंने कहा, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तारीख इसी आधार पर तय की जाती है कि चंद्रमा पर सूर्योदय कब होता है। लैंडिंग करते समय सूरज की रोशनी होनी चाहिए। चंद्रमा पर 14-15 दिन तक सूरज की रोशनी होती है और अगले 14-15 दिन तक सूरज की रोशनी नहीं होती है। तो बता दें कि चंद्रयान-3 जल्दी लॉन्च किया जाने वाला है, इसकी घोषणा भी कर दी गई है। चंद्रयान-3 को लेकर इसरो ने बयान जारी कर दिया है और कहा है कि 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया जाएगा और ये चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन है। आपको बताते चले, भारत 14 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेसशिप चंद्रयान-3 लॉन्च करेगा। इसरो ने यह जानकारी दी है। इसरो चीफ S सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। यान पूरी तरह तैयार है। इसे बुधवार को ही लॉन्चिंग व्हीकल LVM-3 में फिट किया गया था। इस मिशन का पूरा बजट 651 करोड़ रुपए का है। अगर चंद्रयान-3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेस क्राफ्ट उतार चुके हैं। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर होगा जो चंद्रमा की सतह पर घूमेगा और वहां कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा। एक लूनर दिन यानी धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान-3 की लैंडर की चांद की सतह पर लैंडर के लिए जरूरी है कि वहां सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। चांद पर 14-15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता है। चंद्रयान-2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। उसी का ही अनुवर्ती चंद्रयान-3 बताया जा रहा है, अनुवर्ती मिशन है। आपको बता दें कि चंद्रयान-2 के साथ क्या हुआ था। 14 अगस्त को लैंडर और रोवर ने पृथ्वी की कक्षा छोड़ी थी। 6 दिन बाद इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। 6 सितंबर को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हुआ। मिशन के अनुसार विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 7 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार 1 से 2 बजे के बीच लैंड होना था। चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर था, तभी इसका इसरो से संपर्क टूट गया था। इसके बाद से ही भारत चंद्रयान-3 मिशन की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान-2 ने 48 दिन में 30 लाख
844 किलोमीटर की यात्रा की थी। मिशन पर 978 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इसके विक्रम लैंडर से भले ही निराशा मिली हो, लेकिन यह मिशन नाकाम नहीं रहा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में अपना काम कर रहा है। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पता करेगा कि वहां का तापमान कैसा है, सतह पर भूकंप कैसे और कितने आते हैं, वहां प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है और वहां की मिट्टी में कौन से तत्व हैं। मार्च में पास कर लिए गए थे टेस्ट। इसी साल मार्च में चंद्रयान 3 ने लॉन्चिंग के दौरान होने वाले वाइब्रेशन और साउंड वाइब्रेशन को सहन करने की अपनी क्षमताओं का टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन भी चांद की लेजर रेंजिंग की स्टडी करेगी। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 2 मिशन में हम असफल हुए थे, जरूरी नहीं कि हर बार हम सफल ही हों। We are hoping launch will take place on 14th and successful landing on the moon. That's our hope. So for the robo capacity, how this it will work on? The rover is 26 kilogram mass rover approximately, and it will work for 2 weeks of time. So it will travel for a duration of 15 days, depending upon various scenarios. The distance will vary. So we are hoping that if everything goes normal, our planned trajectory can be accomplished. We are hoping launch will take place on 14th and successful landing on the moon. That's our hope. So for the robo capacity, how this it will work on? The rover is 26 kilogram mass rover approximately, and it will work for 2 weeks of time. So it will travel for a duration of 15 days, depending upon various scenarios. The distance will vary. So we are hoping that if everything goes normal, our planned. राजधानी दिल्ली में एक और सड़क का नाम बदल दिया गया है। पहले से लोग इसे औरंगजेब लेन के नाम से जानते थे, अब उसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया है। दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सुबह सवेरे सड़क पर लगे बोर्ड को नए बोर्ड से बदल दिया। इससे पहले भी दिल्ली में रोड के नाम बदले जा चुके हैं। साल 2015 में औरंगजेब रोड का नाम चेंज करके उसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया था। आपको बता दें, एनडीएमसी द्वारा नाम बदले जाने का फैसला हफ्ते भर पहले ही किया गया। एनडीएमसी के आगे औरंगजेब लेन का नाम बदलने का प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव को परिषद ने स्वीकार कर लिया। एनडीएमसी के तहत आने वाले औरंगजेब लेन को अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन के नाम से लोग जानेंगे। लेन के नाम को बदलने पर एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि देश के महान हस्तियों को पहचान देने की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखकर लेन, सड़क और संस्थाओं के नाम बदले जा रहे हैं। इसके साथ ही ये लोगों को भावनाओं से भी जुड़ा हुआ महसूस कराएगा, जिसका सभी को सम्मान करना चाहिए। कई सारे संगठन लंबे समय से औरंगजेब लेन के नाम में बदलाव की मांग कर रहे थे। गोरखपुर से लखनऊ के बीच मंगलवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। गोरखपुर से चलकर ये ट्रेन सुबह करीब 8:15 बजे अयोध्या पहुंची। अयोध्या पहुंचने में करीब 2 घंटे और गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने में से 4.25 घंटे का समय लगा। फास्ट स्पीड की वजह से ये ट्रेन पूर्वांचल के लिए वरदान साबित होने वाली है। ट्रेन को देखने के लिए अयोध्या रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगी रही। तो लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मोदी जी के लिए मेरा प्रणाम। उन्होंने जो ये वंदे भारत ट्रेन चलाई है उसके लिए बहुत बहुत आभार। इससे लोगों को आवागमन में बहुत सुविधा होगी और स्पेशली उनके लिए जो इमरजेंसी में होती हैं, बहुत सी ऐसी भी होती हैं, स्टूडेंट लाइफ की होती हैं, जल्दी जाना होता है, तो उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है। और ये जो मैं तो फर्स्ट टाइम अयोध्या आई हूँ तो काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका है, बहुत अच्छा लगा। मतलब जो है पटना से रांची वंदे मातरम ट्रेन का उद्घाटन किया था, जो कि काफ़ी सुविधाजनक है। और वहाँ के जो पब्लिक है, अयोध्या के जो पब्लिक है, उनको बड़ी सौगात मिली है और ये सराहनीय कदम है मोदी जी का। जिस तरीके से स्टेशन भी अयोध्या का बना है, मंदिर भी बन रहा है, क्या कहना चाहते हो मोदी जी? तो इससे पहले भी हम अयोध्या, हम गुरु पूर्णिमा शिविर में आए थे समस्तीपुर बिहार से, तो इससे पहले भी हम आए थे। तो इस तरह की व्यवस्था अयोध्या स्टेशन की और अयोध्या की नहीं थी। अभी बहुत सारी व्यवस्था है। हम लोग धर्मशाला वेदांती आश्रम में रुके थे, वहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और ये जो अभी कदम उठाए हैं मोदी जी गोरखपुर से लखनऊ का, ये सराहनीय कदम है और जितनी प्रशंसा की जाए कम है। एक्सप्रेस
जो अद्भुत गाड़ी है और ये ट्रेन चलेगी गोरखपुर से लखनऊ तक और बीच में अयोध्या में भी आएगी। इसलिए यह अद्भुत ट्रेन है क्योंकि इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। वह सुविधा जो एरोप्लेन में जो होता है वह सुविधाएं सारी इसमें हैं। इसलिए यह ट्रेन वंदे मातरम बहुत ही अच्छी है और प्रधानमंत्री जी की सोच जो है बहुत सुंदर है। अद्भुत सोच उनकी है कि जो लोग जिस लाइन में जिस ट्रेन में लोग बहुत विलम्ब से पहुंचते हैं उसको शीघ्र पहुंचाने वाली यह ट्रेन है और इसके चल जाने से गोरखपुर से और लखनऊ जाने में बहुत ही सुविधा होगी लोगों को। इसलिए प्रधानमंत्री जी का ये कार्य बहुत ही सराहनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है क्योंकि ऐसी इसके चल जाने से गोरखपुर से अयोध्या, अयोध्या से लखनऊ के लिए बहुत ही शीघ्र पहुंच जाने वाली ये गाड़ी है, बहुत तेज़ चलने वाली है यह ट्रेन। इसलिए इसके चलना बहुत ही आवश्यक रहा और मैं समझता हूँ यह अद्भुत ट्रेन है और अद्भुत कार्य भी सम्माननीय। इस साल के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 6 जुलाई को बैठक की। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ साथ पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा has created a big atmosphere in Rajasthan. Everybody unanimously told that after Bharat Jodo Yatra, entire situation of Rajasthan has been changed. Now Karnataka election victory also made a major role. After that, you can see the scheme of Rajasthan, all poor-friendly schemes. We are started to doing it. It is reaching it to the common people of Rajasthan. Therefore, we are very sure that Rajasthan is going to be win by the Congress party. One more issue we have decided to elect about the candidate selection. Candidate selection will be on the winnability basis. We are conducting several surveys. On the basis of winnability only, we will select the candidate, but it will be advanced. September 1st week में we will decide the हमारा हिस्ट्री आपको मालूम है. We never announced the chief minister candidate, but we will fight together in the election. There is a government, good government is there. Government is doing very good calm. That calm will give a result. That work will give a result. That is a general thing, not only Sachin's thing. Sachin raised some of the things, but it is a general apprehension of the people of Rajasthan. We have taken two decisions, major decisions yesterday. I think you are very good. UPSC nomination के लिए, RPSC nomination के लिए, Rajasthan Public Service Commission nomination, board nomination के लिए, we are going to fix a good criteria. New legislation is coming for that. Yesterday, Chief Minister tweeted, हो गया. Then question paper leakage was a big issue. Not only Rajasthan, everywhere it is happening, question paper leakage. But we have to control it. There were big punishment. Those who are guilty on this question paper leakage, there will be a big punishment. That new legislation is also going to come in the next session of the Rajasthan. देश के लगभग हर राज्य में मानसून की बारिश देखने को मिल रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक बरसात की गतिविधियां देखी जा रही हैं। कहीं बारिश गर्मी से राहत देकर आए तो कहीं आफत बनकर बरस रही है। केरल में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते केरल में जगह जगह पानी भर गया है, सड़कें दरिया बन गई हैं। वहीं सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई। कन्नूर में भारी बारिश के कारण कक्कड़ नदी उफान पर है। वहीं मौसम विभाग की माने तो कन्नूर में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक कन्नूर में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। कन्नूर में अगले 6 दिनों तक तेज बारिश का पूर्वानुमान है, तो वहीं कल कन्नूर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। अगले 6 दिनों तक कन्नूर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास रहेगा। कक्कड़ नदी के उफान पर होने से रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी घुस गया है। आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने जल जमाव वाले मार्ग पर
अस्थायी बैरिकेड्स लगा दिए ताकि लोगों को उन स्थानों पर जाने से रोका जा सके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।